फ्लैट नंबर 704। मुंबई की भीड़भाड़ भारी रात में समंदर की हवा और हॉर्न की आवाज़ें मिलकर एक अजीब सी धुन बना रही थी। शहर उस वक्त भी नहीं सोता था, बस आंखें बदल लेता था। कुछ आंखें काम की थकान में बंद होती तो कुछ आंखें डर, तनाव और रहस्यों से खुल जाती। रोहन 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हाल ही में अपने ऑफिस के पास एक नया फ्लैट लिया था। सीव्यू रेजिडेंसी नाम की एक ऊंची बिल्डिंग माहिम में फ्लैट था। 7वें माले का नंबर 704। बिल्डिंग दिखने में आलीशान थी, पर किसी कारण से वह डरावनी लगती थी। हाल में झिलमिलाते बल्ब, सीढ़ियों से आती बासी गंध और रात में सुनाई देने वाली धीमी फुसफुसाहटें। पहली रात जब रोहन ने उस फ्लैट में कदम रखा तो हल्की ठंडी हवा उसे छूती निकल गई। सब कुछ नया था, फर्नीचर, दीवारों का हल्का ग्रे रंग और बालकनी से दिखती मुंबई का समंदर। उसने थोड़ी सांस ली। आखिरकार अपना घर आ गया, उसने खुद से कहा। पर जब उसने दीवार पर टंगा हुआ दर्पण देखा तो कुछ पल के लिए उसकी सांस थम गई। दर्पण एक फीकी हथेली के निशान बने थे, किसी छोटे बच्चे के हाथों जैसे। 2 दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात जब वह देर तक लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे बाथरूम की ओर से पानी टपकने की आवाज़ सुनाई दी। पाइप लीक कर रहा होगा, उसने सोचा और टिश्यू उठाकर अंदर चला गया। अंदर सब सूखा था, पर बाथरूम के शीशे पर फीके अक्षरों से कुछ लिखा था, मत खोलो खिड़की। वह चौंका, लेकिन तुरंत खुद को समझाया, शायद किसी ने पहले लिखा हो और सफाई वालों ने ठीक से साफ नहीं किया हो। उसने शीशा पोंछा, वापस आकर आराम से सो गया। रात के करीब 2:45 बजे खिड़की से अचानक भयानक आवाज़ आई। किसी ने बहुत जोर से उसके गेट पर खटखटाया। उसने पर्दे हटाए, सामने सिर्फ समंदर और हवा, कोई नहीं। लेकिन खिड़की से बाहर पानी के धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने गीले हाथों से छुआ हो। अगले दिन लिफ्ट में जाते वक्त रोहन की मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड से हुई। नाम था शेखर। मिलते ही गार्ड बोला, साहब आप 704 में रहते हैं ना? हाँ, क्यों? गार्ड थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आप रात में खिड़की ना खोलिएगा प्लीज़। शेखर बोला, क्यों भाई? शेखर ने गहरी सांस ली। उस फ्लैट में पहले एक फैमिली रहती थी। 1 साल पहले उनका छोटा बेटा समंदर में डूब गया। था। उसी रात उसने खिड़की खुली छोड़ दी थी। रोहन ने हंसने की कोशिश की। भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता मैं। शेखर ने बस इतना कहा, अब आप रखेंगे? थोड़ी बेचैनी के लिए रोहन ने अपने कमरे में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक किया। वह सिर्फ एक शौक था। ऑफिस के लिए जो पुराना कैमरा था, वैसे ही उसने भी यहाँ लगाया था, ताकि कोई चोरी चकारी ना हो। फुटेज चालू करते ही उसने देखा, पिछले रात 2:46 AM पर खिड़की के पास वाकई कुछ हिला था। एक छाया मूर्ति, किसी बच्चे जैसी, नग्न पैर, भीगे बाल और आंखें सीधी। कैमरे में वीडियो अचानक ग्लिच हुआ और बंद हो गया। रोहन ने पसीने से भीगे हाथों से स्क्रीन बंद कर दी। उसने खिड़की जाकर दोबारा ताला लगाया और सोने की कोशिश की, पर उन आंखों की ठंडी नज़र दिमाग से नहीं आई। नीचे से आने वाली पुकार। अगले दिन ऑफिस में भी वह उस फुटेज को भूल नहीं पा रहा था। रात को वापस आया तो बिल्डिंग का कॉरिडोर और भी ज़्यादा सन्नाटा लिए हुए था। क्रॉस वेंटिलेशन की कमी के कारण दीवारों में अजीब सी नमी थी। जैसे ही वह 704 के दरवाजे के पास पहुंचा, नीचे से एक बच्चे की आवाज़ आई, भैया खिड़की खोलो ना, हवा नहीं आ रही। आवाज़ बिल्कुल मासूम थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। नीचे झांका, कोई नहीं। पर कुछ सेकंड बाद वही आवाज़ खिड़की के बाहर से आई, भैया खोलो।
खिड़की बंद थी, फिर आवाज़ भीतर आ रही थी। उस रात उसने कैमरे की सारी लाइटें जला दी और ना जाने कब नींद आ गई। अगले दिन उनके कैमरा रिकॉर्ड चेक करने का निश्चय किया, लेकिन हार्ड ड्राइव से वह फाइल पूरी तरह गायब थी। केवल यह एक वीडियो दिखाई दे रहा था, बिना तारीख, बिना टाइम स्पैम के। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज थी, उस बच्चे का चेहरा। यह वही चेहरा था जो उसने कैमरे में देखा था, पर अब बच्चे के होंठ हिल रहे थे। वह कह रहा था, मुझे वापस जाने दो। रोहन ने वीडियो हटाने की कोशिश की, पर सिस्टम फ्रीज हो गया। फिर स्क्रीन पर अचानक लिखा आया, वह आज रात वापस आएगा। समंदर की गंध। अगली रात अचानक बिजली चली गई। अपार्टमेंट में सिर्फ अंधेरा और बाहर से आती लहरों की टप टप सुनाई देने लगी। कमरे में अचानक समंदर की तीखी गंध भर गई, जैसे नमक और सड़न मिली हो। रोहन ने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी बालकनी की खिड़की जोर से खुल गई। हवा के साथ कुछ पानी की छींटें कमरे में गिर पड़े। उसने देखा बालकनी पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे। निशान धीरे धीरे उनके बिस्तर तक आकर रुक गए और फिर उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो डिलीटेड, अनकाउंट डिवाइस वीडियो खुला। वही दृश्य जो वह देख रहा था लाइव फीड में। किसी ने बाहर से उसका कैमरा कनेक्ट कर लिया था, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था और स्क्रीन पर वही बच्चा मुस्कुराता हुआ। उसकी बाईं आंख से पानी की धार बह रही थी। आगे जारी क्या? सुबह जब रोहन की आंख खुली तो मोबाइल पर अभी भी चालू था। वह वीडियो अपलोड पोस्ट पड़ा था, रुका हुआ। वह घबरा कर उठा, चारों तरफ देखा, सब वैसा ही शांत, लेकिन फर्श पर अब भी गीले निशान साफ दिख रहे थे, जो पल पल मिटते जा रहे थे। वह तुरंत बिल्डिंग के गार्ड शेखर के पास पहुंचा। शेखर, तुमने कहा था उस बच्चे के साथ क्या हुआ था? शेखर धीरे धीरे बोला, उसका नाम था आयांश। उसकी माँ ने वह कहा था कि वो बालकनी से गिर गया, लेकिन कई लोगों ने कुछ और देखा। क्या देखा? बोले, वो किसी से बात कर रहा था, किसी अदृश्य चीज से, और गिरा नहीं, खींचा गया था। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, उसकी माँ अब कहाँ है? गायब साहब। हादसे के बाद 704 खाली पड़ा रहा, क्योंकि कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। रात को रोहन ने तय किया कि वह अब और डरकर नहीं बैठेगा। उसने तय किया जो भी है उसे रिकॉर्ड करेगा। कैमरे में उसने मोबाइल कैमरा सेट किया और सीधी फोकस किया वही दर्पण पर जिस पर पहले निशान दिखे थे। 2:30 AM पर कमरे में एक अचानक ठंड बढ़ गई। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मिस्री सी धीमी होती जा रही थी। फिर दर्पण के अंदर से धुंध सी बनने लगी और उसी में एक अक्स, वही बच्चा। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। फिर शीशे पर खुद ब खुद लिखा गया, माँ ने नहीं मारा। रोहन ने तुरंत मोबाइल से तस्वीर खींची, लेकिन फोटो में कुछ नहीं आया, बस एक सफ़ेद धुंध। अगले दिन उसने बिल्डिंग में पूछताछ करनी शुरू की। एक बुजुर्ग औरत मिली, मिसेज दत्त। वह बोली, बेटा वो बच्चा बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी माँ कुछ तो गड़बड़ थी। क्या मतलब? वो स्पिरिट कॉलिंग करती थी, रात में मोमबत्तियाँ जलाकर किसी से बात करती थी। हम सब डरते थे। फिर एक दिन तुम्हारे फ्लैट से चीखें आई। जब तक लोग पहुंचे आयांश जा चुका था। रोहन को अब समझ आ रहा था ये कोई साधारण हादसा नहीं था। ओमकारा सत्य। रोहन ने ऑनलाइन किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से संपर्क किया। तनिष्क ओमकारा नाम का एक प्रसिद्ध इन्वेस्टिगेटर जो भूतिया जगहों में ऊर्जा ट्रैक करता था। तनिष्क अगले दिन शाम को आया, फ्लैट में घूमकर बोला,
यहाँ स्पिरिट रेस्टलेस नहीं है बल्कि कैद है। वह अपने उपकरण लगाने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर, वॉइस रिकॉर्डर और सोलर माइक्रोफोन। कुछ मिनट बाद माइक में बहुत धीमी आवाज आई, माँ ने नहीं मारा, मैं गिरा नहीं। तनिष्क ने रोहन की ओर देखा। उसके अंदर कोई है जो सच छिपा रहा है। दानवी परत रात के समय तनिष्क ने एक क्लोज सर्कल रिचुअल शुरू किया। मोमबत्तियां जलाई, बीच में कैमरा रखा और कहा, अगर यहाँ कोई है जो सच बताना चाहता है तो सामने आओ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक एक तेज झोंका आया, सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और हवा में वही आवाज, वो मेरी माँ नहीं, वो और कुछ और थी। तनिष्क चौंक गया। उसने कहा, ये पेलीमॉर्फिक एनर्जी है। किसी और सत्ता ने उस औरत के शरीर पर पसेज किया था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या उस औरत को किसी शैतानी तत्व ने अपने वश में किया था? ब्लैक वाटर। अगली रात बाथरूम की टोंटी से पानी की जगह काला तरल निकलने लगा, घना, नमकीन और सड़ा हुआ। जैसे ही रोहन ने हाथ लगाया, उसकी त्वचा जलने लगी। वह चिल्लाया और पीछे हट गया। दीवार पर वही हथेली के निशान फिर बन गए, लेकिन इस बार कुछ और लिखा था, काली लहर से भागो। तभी फोन बजा। तनिष्क लाइन पर था। रोहन, सुनो, मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग एनालाइज की। उस औरत की असली मौत तब हुई जब उसने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को समंदर में फेंका था, पर कुछ और निकला था। उस समंदर से क्या? ब्लैक वाटर एंटिटी, एक पुरानी मिथकनुमा आत्मा जो पाप से जन्म लेती है और पानी के जरिए अपना नया घर ढूंढती है, यानी तुम्हारे फ्लैट में। रात के 3 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारें पसीने की तरह टपकने लगी। रोहन ने भागकर दरवाजा खोला, लेकिन हैंडल पर किसी ने अंदर से पकड़ ली। अंधेरे में हाथ दिखाई दिया, पतला, नीला और भीगा हुआ। वह हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचा और खींचने लगा। रोहन ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकला, पर उसने देखा दरवाजे के ठीक ऊपर लिखा हुआ था, किसी नम चीज से तुम्हें चुना गया है। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला। कोई कैमरा फुटेज नहीं, न रिकॉर्डिंग, न निशान। सब कुछ गायब था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। तनिष्क दोबारा आया और बोला, वो आत्मा तुम्हें इसलिए चुन रही है क्योंकि तुम वहां से जुड़े व्यक्ति के जैसे हो, शायद उसी ऊर्जा के वंशजों में से हो। रोहन ने हतप्रभ होकर पूछा, क्या मतलब? तुम्हारा नाम भी रोहन आयांश मेहरा है, इसलिए? कभी सोचा आयांश नाम का मेल क्यों खुगा? कमरे में अचानक हवा तेज हुई, पर्दे उड़ने लगे, बालकनी की खिड़की खुल गई। दूर समंदर की लहरें काली दिख रही थी और अचानक उनकी चमक में मानो कोई चेहरा तैर रहा था। बच्चे की आंख, वही आंखें, और अब उसके साथ उसकी माँ। बहुत अच्छा।
उस घटना के बाद कई दिनों तक गायब रहा, परंतु मन में सवालों का सैलाब रुका नहीं। क्या सचमुच रोहन मर चुका था या वो कहीं और था? अगले एक दिन उसे पुलिस से कॉल आया। उसका नाम तनिष्क ओमकारा है। हमें सी व्यू रेसिडेंसी से कुछ मिला है, आप आ जाइए, हमें उसकी मदद चाहिए। तनिष्क तुरंत पहुंच गया। वहां 704 का दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, तूने उसे मुक्त नहीं किया, तूने उसे फैला दिया और जमीन। वहां 704 का दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन अंदर सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, तूने उसे मुक्त नहीं किया, तूने उसे फैला दिया और जमीन पर पड़ा एक पुराना रजिस्टर। समुद्र हेलिंग होम का अंदर सारे मरीजों की फाइलें थीं और अंतिम पन्ने पर हस्ताक्षर थे, डॉक्टर रोहन मेहरा, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट। तनिष्क के हाथ कांप गए। वह बुदबुदाया, इतना पुराना, लेकिन ये तो 1990 का रिकॉर्ड है। फाइल के भीतर एक पर्ची फंसी थी। मेरे अंदर वो है। अगर मैं वापस ना आऊं, उसे समुंदर में ही छोड़ देना। नीचे नाम माधवी मेहरा। अब सब जुड़ गया। माधवी और डॉक्टर रोहन मेहरा पति पत्नी थे। प्रयोग की गई चिकित्सा माइंड डाइव थेरेपी थी, जिसमें आत्मा की गहराई तक जाया जाता था। पर उस प्रयोग ने ब्लैक वाटर एंटिटी को बुलाया और अब 2025 में इतिहास खुद को दोहरा चुका था। उसी रक्त वंश के नए रोहन के जरिए। अंतिम सन्न तनिष्क को महसूस हुआ कि खत्म करने का एक ही तरीका है। जहां सब शुरू हुआ था, उसी समंदर में एक रिकॉग्निशनल रिचुअल करना। रात 12 बजे वह माहिम के किनारे पहुंचा। पानी काला और मृत सा था। उसने मंत्र जाप शुरू किए, फिर वही रोजाना इस्तेमाल किया गया क्रिस्टल उठाया। ठीक 1:11 AM पर समंदर की लहरों पर एक हलचल हुई। एक चेहरा उभरा, अब की रोहन का नहीं, बल्कि किसी अंधे छाया मानव का। आवाज आई, तूने मुझे जलाया, अब मैं सिर्फ 704 में नहीं हूँ। तनिष्क ने पूरी शक्ति से मंत्र दोहराए। समंदर से प्रकाश की अंगूठी उठी, लेकिन अचानक उसने देखा उसका मोबाइल वीडियो अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही लाइव फीड, 704 की बालकनी और वहां छोटी लड़की बाहर उसी खिड़की के पास खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। अब खेल पूरा हुआ। आवाज आई, भीगे बादल। सुबह पुलिस को किनारे पर एक जली हुई डायरी मिली। अंदर की आखिरी पंक्ति पढ़ी जा सकती थी, पानी केवल मरने वालों को नहीं खाता, वो स्मृतियों को भी पी जाता है। उस दिन सी व्यू रेसिडेंसी के सभी फ्लैट्स खाली कराए गए। कहने वाले कहते हैं रात 3:03 पर वहाँ अब भी टपकने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार के अंदर सांस ले रहा हो। एक हफ्ते बाद मुंबई के एक होटल में सीसीटीवी फुटेज मिली। तनिष्क लॉबी से अंदर जा रहा है। उसकी जेब से पानी टपक रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया वो कमरा 704 मांग रहे थे, पर हमारे यहाँ तो बस 5 मंजिलें हैं। उस रात होटल के बाहर समुद्र जैसा एक बड़ा जलमानव देखा गया। अंतिम पंक्ति कहानी का कोई अंत नहीं होता। कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, बस अपनी अगली राह मंजिल ढूंढ रही होती हैं। समुद्र अब भी सांस ले रहा है और कोई न कोई हर रात 3:03 पर
खिड़की जरूर खोलता है।